अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5, नीति निर्देशक तत्व गैर वाद योग्य होने के बावजूद, गैर वाद योग्य होने के बावजूद अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय निर्देश के आलोक में उपरोक्त कथन का मूल्यांकन करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो आप। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नीति निर्देशक तत्व गैर वाद योग्य होने के बावजूद अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। अब इस पार्ट को छोड़ दो, आप कोर्ट का डिसीजन छोड़ दो। आप केवल यदि प्रश्न ये पूछा गया कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है, तो आपको जानते क्या करना है, केवल यह बताना है कि नीति निर्देशक तत्व के किस प्रावधान का क्रियान्वयन हो रहा है। 39, 40, 41, 42, तो गवर्नमेंट अब तक जो कदम उठा चुकी है ना, केवल उसका उल्लेख कर देना है। लेकिन प्रश्न पूछ क्या रहा है? प्रश्न यह पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय एवं निर्देश के आलोक में उपरोक्त कथन का मूल्यांकन करें। मतलब यह बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय के कारण डीपीएसपी का कौन सा भाग क्रियान्वित हो रहा है, याद रखना है। तो कोर्ट का डिसीजन पूछ रहा है। ये बातें ऊपर का जो पार्ट है वो स्टेट पीसीएस में पूछेगा वो, पर जो नीचे का पार्ट है वो यूपीएससी में पूछेगा वो। बातें समझ में आई? अब देखो होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय एवं निर्देश, दो शब्द है, डिसीजन अलग होता है, निर्देश अलग होता है। सारी बातें कि आलोक में उपरोक्त कथन का मूल्यांकन करना है। अब यहां जो मूल्यांकन होगा तो अग्रसर बताओ कहां कहां अग्रसर है और कितना अग्रसर है। यहां मूल्यांकन शब्द का प्रयोग हुआ है और भूल कर भी हम सभी को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। यदि आपके आंसर में कहीं भी दिख गया कोर्ट का डिसीजन गलत है तो उस आंसर को काट के जीरो कर देगा एग्जाम में। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आपने कभी गौर किया होगा किसी को 13 नंबर मिला पवेड में 600 में, मैंने मार्कशीट देखी है, जब पवेड में नंबर कम हुआ था ना, पवेड में जब नंबर कम हुआ देखा होगा, मतलब एक सुनील जोशी है उड़ीसा कटर में आईपीएस, उसकी रैंक लगी तो 236, पहले फिलॉसफी था उसका और आपका पवेड था वो, तो फिलॉसफी जीएस पढ़ता तो 236 रैंक। बाद में जानते हो क्या हुआ, अगली बार रैंक सुधारने के लिए कि आईएएस और आईपीएस उसने क्या कर दिया, क्या से बहुत खराब नौकरी, आईएएस और दूसरी रैंक में आईआरएस डाल दिया। पवेड में केवल नंबर पाया 93, 6 नंबर में।
और उससे ज्यादा आती हो गई, एक लड़की की मार्कशीट देखा 0 नंबर निबंध में, दिल्ली विश्वविद्यालय का पॉलिटिकल साइंस का गोल्ड मेडलिस्ट। मैं सुना, मैंने कहा आश्चर्य, एक लड़का उसको मार्कशीट देखा, मैं दंग रह गया। जानते हो क्यों? कहीं ना कहीं न्यायिक अवमानना का मुद्दा उठा तो काट के 0 कर देगा। मुझे जो लगता है, चूंकि मार्कशीट मैंने एक मार्कशीट दिखाई थी प्रदीप की, जो 0 नंबर पाया था एक पेपर में, देखा होगा, सबने देखा होगा। ठीक है, उसने रोल नंबर गलत भर दिया था, वो तो आपने देख लिया, खुद कह रहा था सर रोल नंबर लगता है मैंने गलत भर दिया है, तभी मुझे 0 मिला है। और उसने तो लिखा था, हो सकता है उसको रोल नंबर गलत भर दिया, ये भी हो सकता है, पर उसने कहा, एक लेटर जारी हुआ था, कृपया अपने अप्रोच को चेंज करें, अपनी सोच को बदल लें। 0। इसे कोड के नेड़े की आलोचना हम लोग को नहीं करनी है। अब इस प्रश्न को देखो, आप हमारे इंट्रोडक्शन क्या चलेगा, बार बार इंट्रोडक्शन की बात करता हूं। नीति निर्देशक तत्व गैरवादयोग्य होने के बावजूद अपने लक्ष्य की प्राप्ति की व्यवस्था है। तो होता क्या है, एक सामान्य इंट्रोडक्शन ये हो जाएगा कि फला आर्टिकल में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है। 36 से लेकर 51 तक एक सामान्य इंट्रोडक्शन है, जनरल इंट्रोडक्शन। लेकिन जब कोड का डिसीजन आता है ना, तो मैंने क्या कहा, कोड का प्रत्येक निर्णय समाज को एक नई दिशा दे रहा है, यही तो रहा है। और समाज में आधुनिक मूल्यों का जो समावेश हो रहा है, उसके पीछे भूमिका किसकी है? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की। आपने देखा होगा जितने भी सोशल रिफॉर्म हो रहे हैं ना, आप सामाजिक सुधार की जो जिम्मेदारी राजनीतिक दलों के पास थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट निभा रहा है। बातें 3 तलाक का इशू, सुप्रीम कोर्ट। महिलाओं को राइट देने की बात, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वर्किंग प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा, विशाखा गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट। आपने देखा होगा समलैंगिकता एक अपराध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट। तो जितनी भी सोशल रिफॉर्म हो रहे हैं ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तब आपके जो इंट्रोडक्शन होगा, यह बताना होगा कि जो डीपीएसपी है यह क्या है? सामाजिक क्रांति का प्रतीक तो है ही, यह शासन के मूल्यांकन का आधार भी है और वेलफेयर स्टेट का आधार भी है। या एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को रिफ्लेक्ट करता, प्रतिबिंबित तो करता ही है यार, और समावेशिता को भी क्या करता है? मजबूत करता है। यह आपका इंट्रोडक्शन चल जाएगा। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट पैरे में क्या चलेगा, डीपीएसपी सामाजिक क्रांति शासन के मूल्यांकन एवं लोक कल्याणकारी राज्य का आधार है। यह एसडीजी को प्रतिबिंबित करने के साथ सामाजिक न्याय एवं आर्थिक न्याय का महत्वपूर्ण स्तंभ है, पिलर। ये हमारा इंट्रोडक्शन में चल जाएगा। ये बातें समझ में आ गई? अच्छा, जहां भी आपको अवसर मिले G20 एसडीजी का उल्लेख आप जरूर करो आप, ठीक है। पहली, हम सेकेंड पैरे में आएंगे। जब सेकेंड पैरे में आएंगे
किंतु संविधान निर्माण के समय डीपीएसपी को नीति निर्देशक तत्व को गैरवाद योग्य बनाया गया। इसलिए केटी शाह ने यह कहा कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। जिसका जो भुगतान है वो बैंक की इच्छा पर निर्भर है। परंतु सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण डीपीएसपी अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। कि प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जैसे हम जैसे की बात करेंगे, हम नंबर 1 की बात करें। हमेशा पहला पॉइंट हो गया। जैसे नंबर 1 ए, केशवन अनुवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एफआर एवं डीपीएसपी को पूरक माना है तथा डीपीएसपी को शासन का मूलभूत आधार घोषित किया है। इसलिए कानून का निर्माण करते समय डीपीएसपी को ध्यान देने पर पहली चीज क्लियर, कोड कर दिया। दूसरी चीज, उनिकृष्णवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा पर बल।
परिणामतः छियासवें संविधान संशोधन द्वारा वन ए का प्रावधान और 21A का जब प्रावधान जोड़ा गया अरे बार दिख रहा है सबको? अब देखो नंबर 3 की बात करें, सी चले। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समान नागरिक संहिता मतलब करने का निर्देश पहली चीज। अगली चीज देखा जाए, न्यायपालिका ने (39B) सी को FR पर वरीयता दिया। और यह कहा कि अनुच्छेद 14 एवं 19 का उल्लंघन करने के बावजूद वैध। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चले नंबर E की बात करें हम लोग। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण प्रबल तथा अर्जुन गोपाल बना भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने लोकहित में दिल्ली में आतिशबाजी के लाइसेंस को रद्द करने पर बल दिया है। ये कोर्ट का डिसीजन है। पटाखा जो छोड़ा जाता है, पोल्यूशन ज़्यादा, लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए। तो उद्देश्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट जब वो ऐसा कोई डिसीजन देता है ना,
तो क्या होता है, ये भले पटाखे पे प्रतिबंध लगाओ, पर दिल्ली में पटाखा बहुत फोड़ा है। हाँ बिल्कुल, ये तो छोड़ दो, जहां मैं रहता हूं सोसाइटी के बगल में कम से कम 10 पुलिस वाले रहते हैं, 10 पुलिस वाले, और एक एक पुलिस वाला 30-30 हजार का पटाखा फोड़ा। सोचो उस टाइम 1.5 लाख 2 लाख का पटाखा फोड़ा। आज जानते हो पुलिस वालों को फ्री में पटाखा मिलता है। मैं भी फोड़ा ही, मैं नहीं खाता हूं, मैं, मुझे फ्री में मिल गया। तो मैंने सोचा कि तो खुद कर, अरे मिल जाएगा। और जो बंदूक नहीं होती, बंदूक कम 15-20 रुपये में भी वो चीज पता नहीं बारूद भर करके, उसमें उनका सिस्टम था, बारूद भरते थे। फिर मैं भी, तब सोचो जरा, और पहली बात एक एक साथ 15-20 जो नहीं, इसका ही होता है, फ्री में मिल रहा है, बोरे का बोरा, बताओ जरा। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग तो पटाखा फोड़ने पर कार्रवाई होना चाहिए, और जितने सोसाइटी लोग इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो वो क्या खुद ही फोड़ रहे हैं, उनके बच्चे भी क्या हो रहे हैं, फोड़ा, मैं भी फोड़ा। लेकिन ये अपने आप में क्या है, अनैतिक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मौसम साफ हो गया। हाँ जी, नहीं क्या, हम अब मैं कॉमन शब्द की बात कर रहा हूँ, 48 जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आप 48 ए लिख दो, 48 कॉमन वर्ड्स है, उसमें बहुत सारे क्या है भाग आप डाल सकते हो। पर जो शराब निषेध की बात है ना, वो 47 में है। जो शराब निषेध की बात कर रहे हो वो 47 में है। हाँ पर्यावरण वाला 48 में है। हाँ 48, हाँ 48 में जैव विविधता जीवों के संरक्षण की बातें की गई है, और पर्यावरण संरक्षण 48 एक कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज, अगली चीज बात करें, ये था ना एफ, अनुच्छेद 19 के तहत युक्त प्रतिबंध किंतु इसका निर्धारण डीपीएसपी के आधार पर, सारी बात है, डीपीएसपी में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एफआर पर प्रतिबंध को न्यायालय ने युक्त माना। कोर्ट ने कहा चले अगली चीज, हो गया जी, बंबई राज्य बनाम बलासरावाद में शराब निषेध के लिए शराब व्यापार पर प्रतिबंध को न्यायालय ने उचित माना है। परिणामतः
शराब निषेध कानून का क्रियान्वयन आसान, बातें करें। एच, बिहार बनाम कामेश्वरवाद में सुप्रीम कोर्ट ने पर बल देते हुए जमींदारी उन्मूलन आसन संवैधानिक माना है। अगली चीज, हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो आप, चले, सबको समझ में आ रहा है? चलो अगली चीज, जी एच, एच था ना, आई, समान कार्य के लिए समान वेतन, तथा कार्यरत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार माना है। चलिए, अच्छा एक और चीज, सुप्रीम कोर्ट ने अपने किन निर्णयों में डीपीएसपी को एफआर पर प्रायोरिटी दी है? और कई बार क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के कारण ही डीपीएसपी के लक्ष्य की प्राप्ति क्या होगी, आसान हो गई। ये बातें समझ में आएंगी। ये सारी बातें करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। थर्ड पैरा है, हम थर्ड पैरा में निष्कर्ष की बात करेंगे। पर दिक्कत जानते हो क्या चीज है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत अच्छा रहा है, पर दुर्भाग्य क्या है, कई ऐसे इश्यू है जहां सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन तो दे दिया, पर सुप्रीम कोर्ट ने यह ध्यान नहीं दिया कि इसका क्रियान्वयन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और क्या सरकार के पास उस अनुपात में संसाधन उपलब्ध है। अब हमारा निष्कर्ष क्या होगा? बेशक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सकारात्मक है और सामाजिक न्याय की उन्मुख है, परंतु निर्णय देते समय भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखना होगा। हरी बात है। तथा उत्पन्न वैश्विक चुनौतियां, याद रखना, आपने ऑर्डर तो दे दिया, पर आपने मेरी चुनौतियों को ध्यान में नहीं दिया कि मेरे सामने चुनौतियां क्या है। बातें आपने यही कह दिया, ठीक है काम करो, आप सभी को फ्री में भोजन दो, पर मेरे पास पैसा है या नहीं है। तो जब इस तरह के प्रश्न पूछा जाए
तो आपका निष्कर्ष थोड़ा सुझाव स्वरूप होना चाहिए। कोर्ट की खूब तारीफ करो, लेकिन हम जब निर्णय दें तो याद रखना है, निर्णय देते समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए निर्देश तो दे दिया, पर समस्या यह है क्या जनजातीय समाज अपनी कल्चर को छोड़ना चाहेगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड में है क्या? उत्तराधिकार, विवाह के संबंध में कानून, और जनजातियों का जो राइट्स है, कल्चर है, उसमें सबसे ज्यादा बल किस पर दिया गया? विवाह पे, उत्तराधिकार पे। क्या वो बगावती तेवर नहीं अपनाएगा? बातें समझ में आ गई? हाँ, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार कह रही है कि हम उन्हें क्या करेंगे? अपवाद मान लेंगे, मतलब जनजातियों पर लागू नहीं होगा। सरकार तो बीच का रास्ता अपना रही है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ऐसा कहा है? दूसरी चीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमने लागू तो कर दिया, पर कल्चरल डाइवर्सिटी और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बीच विवाद भी पैदा होगा। हमारा निष्कर्ष अब इस पर हो जाना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या होगा? बेशक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सामाजिक न्याय एवं लोकतंत्र के प्रति उन्मुख है, किंतु निर्णय देते समय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, चुनौतियों को ध्यान में रखने के साथ क्रियान्वयन पक्ष की व्यवहारिकता को विचार करना होगा। यह हमारा निष्कर्ष है। ये बातें समझ में आ गई? अब इसी प्रश्न को मैं लेकर चल रहा हूं। अच्छा, ये निष्कर्ष सबको समझ में आ गया? जब भी यदि कोर्ट, जैसे समलैंगिक विवाह की बात की गई, कोर्ट का अच्छा डिसीजन है, फिर सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रही है कि जब समलैंगिक विवाह के संबंध में आप डिसीजन दोगे तो परिवार और विवाह की पवित्रता को ध्यान में रखना होगा। पर सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार नहीं कर रही है, और कई बार ऐसे डिसीजन दिए सुप्रीम कोर्ट ने, उसका क्रियान्वयन पक्ष बहुत ही कठिन हो गया। परिणाम यह हुआ कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद पैदा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ने यह कहा कि दिल्ली में डीजल चालित बसों को बंद करके सीएनजी चालित बसों को चलाओ। एक साथ हजारों बसों को रिप्लेस करना था और दिल्ली सरकार के पास पैसे नहीं थे। सारी बातें, कोर्ट ने आदेश दे दिया कि कल से बसें चलाई गई तो न्यायिक अवमानना का मुद्दा उठेगा। तुरंत दिल्ली सरकार ने क्या किया? सारी बसों को बंद कर दिया। दिल्ली के नागरिकों को यह लगा, निवासियों को यह लगा कि न्यायपालिका तो मेरे पक्ष में है, पर कार्यपालिका ध्यान नहीं दे रही है। कार्यपालिका यह कह रही है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि एक साथ हम 10,000 बसों को रिप्लेस कर सकें, इतने बसें हम खरीद सकें। पैसा भी तो चाहिए। पर कोर्ट ने सरकार की अपील को इग्नोर कर दिया। और सरकार क्या कर रही है? कोर्ट, आप पैसे का हवाला दे रहे हो, क्या आम निवासियों के गरिमा में जीवन का ख्याल नहीं है आपको? हमेशा ध्यान दीजिए बात। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद पैदा हो गया।
जनता को लगा न्यायपालिका मेरे साथ खड़ी है, कार्यपालिका मेरे जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, तो जनता का मत न्यायपालिका के साथ हो गया। और जब न्यायपालिका को जनता का समर्थन जो मिलेगा, तो याद रखना है न्यायिक सक्रियता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात है? यहां चाहिए, इसे हमारा निष्कर्ष ये होना चाहिए, डिसीजन देते। अब दूसरी चीज, सेम क्वेश्चन को क्या करेगा यूपीएससी, नीति डीपी एसपी, गैर वाद्य योग्य होने के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मान लिया जाए, सिंपल क्वेश्चन, परीक्षण करना है। एग्जामिन की बात करें हम लोग, अब हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। तो दो बातें, हम जब इंट्रोडक्शन में बात करेंगे तो डीपीएसपी की जब बात करेंगे हम लोग तो चार बातें करेंगे। कल्याणकारी राज्य शासन के मूल्यांकन का आधार है या, अरे बातें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में उल्लेख और प्लस एसडीजी को प्रतिबिंबित करता है या। एसडीजी को प्रतिबिंबित करता है या, ये बातें हमारे इंट्रोडक्शन में आ जाएंगी। हम जब सेकंड पैरा में आएंगे तो इसमें शब्द को देखो क्या है। जब प्रश्न पूछा जाए ना तो प्रश्न के एक एक वर्ड्स को ब्रेक कर दो आप। इसमें एक शब्द है गैर वाद योग्य, मतलब कोई व्यक्ति इसका क्रियान्वयन कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकता। अजय देखते रहना, हाँ बता चला, माइक बंद, हाँ तब ठीक है, गुड। अब इसे देखो ध्यान से इस बात को, गैर वाद योग्य होने के बावजूद, तो सेकंड प्रीम ये बताओ डीपीएसपी गैर वाद योग्य है, क्यों? क्यों की बात करोगे, लेकिन यह पैरा मेरा बहुत छोटा होगा। कारण क्या है? स्वतंत्रता के बाद भारत के पास संसाधनों की कमी, गैरवाद योग्य क्यों बनाया गया? अरे बात है, गैरवाद योग्य क्यों बनाया गया? क्योंकि क्रियान्वयन कराने के लिए पैसा चाहिए, हमारे पास पैसा है ही नहीं। दूसरी चीज, नंबर ए, नंबर बी की बात करें, यदि वाद योग्य बना दिया जाता और न्यायपालिका इसके पक्ष में फैसला सुनाती, किंतु कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वयन न हो पाने पर न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच विवाद
न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच विवाद पैदा हो जाता और इस विवाद से संसदीय व्यवस्था क्या होती, जटिल होती। हो जाएगा। अब प्रश्न का अगला पार्ट देखो क्या चीज है। इतनी बातें होगी। अब देखो, तो 2 पॉइंट अपने उल्लेख किया। क्वेश्चन देखो क्या चीज है, अपने लक्ष्य क्यों अग्रसर है, तो 2 बातें। थर्ड पेरे में आएंगे, फिर भी यह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जैसे, अब जैसे की बात करोगे ना, जैसे की बात करोगे तो आपको क्या करना है, ए किन किन नीति निर्देशक तत्व के प्रावधानों का क्रियान्वयन हो रहा है। तो समान नागरिक, समान कार्य के समान वेतन का सिद्धांत, पंचायतों का गठन, 73 संविधान संशोधन, लोक सहायता की बात करें, कुटीर उद्योगों पर बल, अनुच्छेद 43 निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 45 वंचित वर्ग की कल्याणकारी योजनाएं, इन सब का उल्लेख कर दोगे आप। बातें समझ में? अभी देखो आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, पर मैं लौट चलता हूं। प्रश्न ये है कि और अग्रसर है, अपने लक्ष्य की ओर क्या है, अग्रसर है। अब प्रश्न को देखो, आपने किया ABCD तो कर दिया, ABCD। 4th पैरे में आओगे तो ये बताओगे अग्रसर होने का कारण क्या है। अग्रसर होने का कारण क्या है। आज आप कारण की बात करोगे ना तो 2 बात करोगे, एक न्यायपालिका का निर्देश और दूसरा संसाधनों की उपलब्धि। ये रीजन है। और न्यायपालिका के निर्देश 2-4 आप केशवानंदवाद की बात कर देना कि केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, हो जाएगा। उन्हें कृष्णवाद की बात कर दो आप, कुशवाद में कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। शायद मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। चले अंत में किसकी बात करोगे आप, निष्कर्ष की बात करोगे। क्लियर, आप निष्कर्ष की बात करोगे, हो जाएगा आंसर। लेकिन आज हम निष्कर्ष की बात करोगे तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे, फिर भी एक मजबूत न्यायपूर्ण समाज और राजनीतिक लोकतंत्र के लिए नीति निर्देशक तत्व के अनेक प्रावधानों का मूर्त रूप लेना आवश्यक है, जैसे 38, 39 और 48। हो जाएगा, ये आपका निष्कर्ष में आ जाएगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दें। हाँ, पॉइंट के फॉर्म में नहीं 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 नहीं, छोटा एग्जांपल है। प्रश्न क्या पूछ रहा है ये देखो, आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है, परीक्षण करना है ना, तो ये बताओ लक्ष्य की ओर अग्रसर है तो कैसे, क्यों है बात है। अब ये कहना चाहते हो, अभी मैं आ रहा हूं उस प्रश्न पे, यदि प्रश्न परीक्षण की जगह क्रिटिकली एग्जामिन शब्द होता तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अब वही बताने जा रहा हूं कि आलोचनात्मक परीक्षण पूछेगा तो आंसर कैसे चलेगा। लिख लो, लिखो, ये तो पॉइंट आ गया था आप लोगों को समझ में। अच्छा लिखो, परंतु मजबूत सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक लोकतंत्र के लिए डीपीएसपी के
अनेक प्रावधानों का क्रियान्वयन आवश्यक है, जैसा कि 38, 39, 44 एंड 48। हो जाएगी बात है, गुड, फुल स्टॉप। सेम क्वेश्चन के यूपीएससी कैसे पूछेगा वो, मान लेता हूं क्वेश्चन को देखो, डीपीएसपी गैर वाद योग्य होने के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया, या आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करें, क्रिटिकली एग्जामिन या क्रिटिकल इवेल्युएट, ये दोनों पूछ दिया। ये अब आंसर चेंज हो जाएगा। अब इसके पहले जो पॉइंट देखे हो ना, उसका कोई मतलब नहीं है। अब हमारा पूरा का पूरा जो आंसर है इस पर फोकस हो जाएगा, और यही टेल वर्ड्स है। अब इसमें दिक्कत क्या होगी स्टूडेंट के साथ, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है, किताबों में पढ़ा हुआ है ये योजनाएं लागू हो रही हैं, वो रटा हुआ है, उसको पूरा करेगा, छाप देगा, वो ये नहीं करेगा वो, और गलत हो जाएगा आंसर। वो विवेचना हो गया प्रश्न का, जो परीक्षण कराया वो हो गया। इसमें क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन सब दिया है। अब आपका आंसर इस पर फोकस होना चाहिए। अब दो बात, जो गैरवाद योग है ना, अब ये भी बताने की जरूरत नहीं है। अब आपका केवल ये होगा कि लक्ष्य की ओर अग्रसर है या नहीं है। अब ये आंसर होना चाहिए आपका, पहली बात। नंबर दो, अब जब आलोचनात्मक की बात करोगे ना, तो करंट के लेके चलना, वर्तमान में क्या चल रहा है, 2023 में क्या चल रहा है, और किस अनुपात में आर्थिक विषमता है, लक्ष्य की ओर अग्रसर है। अब ध्यान दें, तो फर्स्ट पैरे में क्या करोगे आप, और डीपीएसपी की बात करो आप। अब देखो, डीपीएसपी की बात करोगे ना, तो दो बात करोगे। अनुच्छेद 651 में ये बताओ गैरवाद योग है, और दूसरी चीज सामाजिक एवं आर्थिक न्याय पर बल देता है। ये बातें हमारे इंट्रोडक्शन में आ जानी चाहिए। ठीक है, हम जब अगले पैरे में आएंगे, हम सेकेंड पैरे में आएंगे, तो लिखेंगे बेशक न्यायपालिका के निर्णय के कारण अनेक प्रावधानों का क्रियान्वयन जैसे, हम जैसे की जब बात करेंगे ना, तो दो बात करेंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल अब बात कर दो। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की बात करें हम लोग, पंचायतों के गठन की बात करें हम लोग, 73वें संविधान संशोधन, समान पारिश्रमिक अधिनियम की बात करो,
शराब निषेध कानून की बात कर दो, ये बातें चली आएगी। लेकिन याद रखना है, ये जो पैरा है हार्डली आपका 25 से 30 शब्द होना चाहिए। इंट्रोडक्शन और सेकेंड पैरा मिला करके आपका हो गया लगभग 50 वर्ड्स, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आलोचनात्मक लिखना है, याद रखना है। मेरी बात सभी को समझ में आ रही? अब जब थर्ड पैरा में आएंगे, अब मेन क्वेश्चन हमारा आएगा। अच्छा, मेन क्वेश्चन, अब हम बात कर रहे हैं आलोचनात्मक, हम परीक्षण की बात कर रहे हैं। अब हमारा आंसर चलेगा, लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जब आलोचनात्मक की बात करो तो दिखाओ लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं है, पहली बात। नंबर 2, याद रखना, नंबर 2, आप जिसे दावा करते हो ना लक्ष्य को अचीव कर लिया, क्या वास्तव में कर लिया? सैद्धांतिक तौर पर कानून का निर्माण हो चुका है, पर क्या व्यवहार में वैसा है? 2 बातें दिखानी है। पॉइंट क्लियर? पहली बात क्या दिखाओगे? अनेक ऐसे प्रावधान हैं जिनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 38 में किसकी बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जिसका क्रियान्वयन नहीं। लक्ष्य की ओर है कहां अग्रसर? और लक्ष्य क्या है इसका? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यही तो लक्ष्य है। नंबर 2, 39 भौतिक संसाधनों के अहितकर संकेंद्रण रोक की बात करता है और संसाधनों के न्यायोचित वितरण की बात करता है। क्या ऐसा कोई कानून बना है? भारत में बढ़ती आर्थिक विषमता इस बात को इंगित करता है कि भौतिक संसाधनों का केंद्रीकरण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पॉइंट क्लियर? अच्छा, जब इसकी बात करोगे ना तो आपकी बात एग्जामिनर क्यों मानेगा? तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट को कोड कर दो आप। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्या कहती है? अभी लेटेस्ट जो भी रिपोर्ट है, दूसरी तरफ बढ़ती भूखमरी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इतने प्रतिशत लोग कुपोषित हैं और भूखमरी के शिकार हैं। अब आपको आलोचना करनी है, याद रखना है। एकदम डालो, बिल्कुल नहीं, और क्या? शायद मेरी बात सभी को समझ में आ रही? ये पॉइंट चलेगा। फिर मैंने कहा 48 की बात करें। और वर्तमान वैश्वीकरण के युग में, पूंजीवादी व्यवस्था में 48 का क्रियान्वयन बहुत कठिन हो गया है। क्यों हो गया? एक तरफ औद्योगिकरण की बात कर रहे हो तो प्रदूषण में वृद्धि होगी, हाँ, दूसरी तरफ क्या होगा? बातें समझ में? ये कठिन क्या है? अगला पॉइंट जब चलेगा हमेशा 43 क्या ए क्या कहता है? सहकारी, आर्यवत है, प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता। और 43 का बी क्या कहता है? सहकारिता की बात करता है। और याद रखना, इस पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति वर्ग प्रबंधन की स्वायत्ता चाहता है, वो मजदूरों की भागीदारी चाहता ही नहीं, क्योंकि मजदूरों की भागीदारी होने का मतलब है समाजवाद का आना, और पूंजीवाद तो समाजवाद का विरोधी है, तो क्रियान्वयन हो कहां रहा है? पॉइंट क्लियर? ये चीज आगे जब आओगे, बेशक सरकार दावे तो कर रही है मैंने ये किया, ये किया, ये किया, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, बेशक अनेक प्रावधान मूर्त रूप ले रहे हैं, लेकिन हमेशा उसका जो लक्ष्य है वो व्यवहारिक रूप में आज भी कठिन बना हुआ है। जैसे, हरी बात है, मैंने कहा जैसे नंबर 1, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है, किंतु वर्किंग क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी है ही नहीं, समान भागीदारी नहीं है। और समान कार्य के समान वेतन का यह भी लक्ष्य है कि वेतन तो समान दो ही, समान भागीदारी भी करो आप। यह है कहां? पहला पॉइंट। बातें से नंबर 2 की बात करें, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम तो बना, किंतु भूमि का न्याय संगत वितरण नहीं हो पाया। आज भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो भूमिहीन है। मेरी बात समझ में आ रही? बात है। तीसरी चीज हम बात करें, पॉइंट क्लियर हो रहा है? हम तीसरी चीज बात करें, 46 वंचित वर्ग के कल्याण की बात तो करता है, 47 उचित पोषाहार की बात तो करता है, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग आज भी करोड़ों लोग भूखमरी के शिकार है। इसका मतलब यह है कि 46 और 47 मूर्त रूप ले ही नहीं पाया व्यवहार में। सिद्धांत में सब कुछ हो रहा है, पर व्यवहार में
नहीं हो पाया। ये बात समझ। अगली चीज देखें जरा, हमें बात करें, आपने क्या कहा 45 निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, अधिनियम भी बना, पर क्या वास्तव में गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक सभी की पहुंच हो पा रही है? नहीं हो पाई। और 45 का लक्ष्य क्या है? 45 का लक्ष्य यही है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक सभी की पहुंच आसान हो सके, इसलिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। तो 45 का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा कहां हो पाया? फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं आपसे मैं। हमेशा आज करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, और जो बच्चे जाते हैं तो लर्निंग पॉवर्टी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। लर्निंग पॉवर्टी क्या होती है? लर्निंग पॉवर्टी का मतलब होता है 10 साल तक के बच्चे जो सीखने में असमर्थ होते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट यह कह रही है कि कोरोना काल में लर्निंग पॉवर्टी बढ़ी है, और लर्निंग पॉवर्टी बढ़ने का मतलब यह अनुच्छेद 45 का क्रियान्वयन हो ही नहीं पाया। शायद मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? सोचो, तो आलोचनात्मक मूल्यांकन हम तारीफ तो कर रहे हैं, पर इसका दूसरा पक्ष क्या है? क्या नोट करवाने की जरूरत है? हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही? यह हुआ आपका आलोचनात्मक। ये सारी बातें करने के बाद अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे। अच्छा, क्यों जानो, जब आलोचनात्मक की बात करोगे ना, इस प्रश्न मैंने कहा एक चीज, कुछ का क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? रीजन क्या था? 44 राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। सारी बातें पार्टियां डरती हैं, और जिनका क्रियान्वयन हुआ भी, व्यवहार में जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति आज भी क्या है? कठिन बनी हुई है। क्लियर? अच्छा, ये सारी बातें करने के बाद अब हम निष्कर्ष की बात करोगे। आज हम निष्कर्ष की बात करेंगे, तो याद रखना है, जब भी प्रश्न ऐसा पूछा जाए ना, तो जो भी हो, जैसे मैंने कहा ठीक है हमारा फाइनल नहीं हुआ, कम से कम इंटरव्यू तो दिया मैंने, ये एक उपलब्धि है, तो आपका निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। तो लिखेंगे, फिर भी सरकार और न्यायपालिका दोनों इसके प्रति निरंतर प्रतिबद्ध है। दोनों इसके प्रति निरंतर प्रतिबद्ध है, इसलिए जहां न्यायपालिका का प्रत्येक निर्णय सामाजिक न्याय से प्रेरित है, वहीं सरकार की कल्याणकारी नीतियां कल्याण के प्रति, हरी बात है, या कल्याण से प्रेरित है या प्रतिबद्ध है। यह आपका निष्कर्ष हो जाएगा। इस सेम क्वेश्चन को यदि पूछा जाता आपसे, कर ले जाओगे? इस सेम क्वेश्चन को यदि यह पूछा जाए आपसे, मान लिया जाए आलोचनात्मक परीक्षण छोड़ दो, यदि यह पूछता है डिस्कस करें, हाँ डिस्कस पूछता है, तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अब ध्यान सुनना, यदि डिस्कस की बात किया इसने, यह शब्द ना हो, हटा दो इसको, अग्रसर है, तब हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अग्रसर है, कुछ मूल्य की प्राप्ति हुई है, पर कुछ मूल्यों की प्राप्ति अभी नहीं हो पाई। दोनों पक्ष की बात करेंगे, और जिनकी प्राप्ति नहीं हो पाई उसके समक्ष चुनौतियां क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है। बातें हम चैलेंजेस की बात करेंगे, अंत में जब हम निष्कर्ष की बात करेंगे तो हमारा जो निष्कर्ष थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और निष्कर्ष में क्या आएगा? ठीक है, अब निष्कर्ष में भी ये बातें करेंगे, सपोर्ट। फिर भी हमेशा ध्यान दो, न्यायपालिका के सकारात्मक निर्णय के कारण विधायिका कार्यपालिका दोनों सैद्धांतिक तौर पर ही सही कि तो डीपीएसपी के प्रति प्रतिबद्ध दिख रही है। हो जाएगा? गुड। अगला क्वेश्चन देखो आप,